स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट चल रही थी अपनी फिफ्थ। तो फिफ्थ यूनिट क्या है अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, जिसमें कि हम सेल्स के टाइप्स, उसमें डेनियल सेल के स्ट्रक्चर, सेल आरेख निरूपण, उसके बाद आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो किरचि मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है, लेंसर्ट गैस समीकरण क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जिसे कहते हैं एकल इलेक्ट्रॉन विभव। तो एकल इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है? किसी गैल्वेनिक सेल में, कौन से सेल में? किसी गैल्वेनिक सेल में, जो कि कौन सी प्रकृति का होता है? विद्युत रासायनिक प्रकृति का होता है। किसी गैल्वेनिक सेल में यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के संपर्क में रखा जाता है तो वह उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो विभव होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने से जो उत्पन्न विभव होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन विभव? जब हम किसी गैल्वेनिक सेल में यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनिक कोर के संपर्क में रखा जाता है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने के द्वारा जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। सेल में एक इलेक्ट्रोड पर तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एक इलेक्ट्रोड पर तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और दूसरे पर क्या होता है? अपचयन होता है। एक पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? दूसरे पर क्या होता है? अपचयन होता है। दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। अर्थात जब हम किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना होता है तो उसे एक अन्य इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाता है। जब हमें किसी भी, जैसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड का क्या करना है? विभव ज्ञात करना है, या अपचयन वाले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना होता है तो हम इसे किसी अन्य इलेक्ट्रोड के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें क्या होता है? ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से हम एकल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो एकल इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? किसी गैल्वेनिक सेल में यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के संपर्क में रखा जाता है, किस में रखा जाता है? आयनों के संपर्क में रखा जाता है तो वह उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने से उसमें विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। जो सेल पर इलेक्ट्रॉन विभव, यदि सेल पर इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है? किसी सेल पर इलेक्ट्रॉन विभव ऑक्सीकरण विभव है तो दूसरे पर क्या होगा? अपचयन विभव होगा। यदि हमें इसमें से किसी का क्या करना है? अपचयन विभव या इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना होता है, जो कि क्या होता है? अज्ञात होता है। जो कि क्या होता है? अज्ञात होता है। तो उसे हम ज्ञात इलेक्ट्रॉन विभव के साथ जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हम किसी भी जो एकल इलेक्ट्रॉन विभव को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव, जिसे क्या कहते हैं? जिसे मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो विभव होता है इसका कि इलेक्ट्रोड विभव क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। जो कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? क्या है? प्लेटिनम S2 एक एटमॉस्फेयर पर इस किस में चेंज हो जाता है? H+ क्या है? इसकी आयनिक प्रवृत्ति है। और H क्या है यहाँ पे? H2 धात्विक प्रवृत्ति और H+ क्या है? उसकी आयनिक प्रवृत्ति। हमने सेल आरेख निरूपण में देखा था कि जो आयनिक प्रवृत्ति होती है उसके साथ हम उस विलयन की क्या लिख देते हैं? सांद्रता लिख देते हैं। तो इस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है।
यदि किसी सेल में क्या m धातु का क्या इलेक्ट्रोड है, क्या m धातु का क्या उसमें इलेक्ट्रोड होता है, तो निकाय इलेक्ट्रोड विभव वृद्धि हमें ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हम उस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, SHE के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक तो क्या है m धातु का इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या SHE। SHE क्या आता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिसका कि इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात होता है कितना होता है, 0 होता है। और दूसरा क्या होता है, m धातु का इलेक्ट्रोड विभव होता है, जिसका कि इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है, अज्ञात होता है। तो जब हमें इसका m धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, तो उसे हम किसके साथ जोड़ देते हैं, SHE के साथ जोड़ देते हैं, और इस प्रकार से हम उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सेल रिएक्शन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, M+N। पहले क्या आती है, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड की धात्विक प्रवृत्ति, और उसके बाद उसकी आयनिक प्रवृत्ति के साथ क्या लिखी रहती है, उसकी सांद्रता लिखी रहती है। उसके बाद दो समांतर रेखाओं के द्वारा सेल रिएक्शन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अर्थात ये किसका कार्य करती है, साल्ट ब्रिज का इस समय कार्य करते हैं उस समय। इसके बाद उसकी कैथोड पर आयनिक प्रवृत्ति, और उसके बाद जो होता है उसकी क्या होती है, जो धात्विक प्रवृत्ति को लिखा जाता है। उसके बाद जो H2O में जो इलेक्ट्रोड बना होता है उसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, अज्ञात होता है। उसे SHE के साथ जोड़कर हम उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो Zn+2 होता है, Zn+2 होता है, उसका इलेक्ट्रोड विभव -0.76 के बराबर होता है। कितना होता है, -0.76 के बराबर होता है। लेकिन जो कॉपर होता है Cu+2/Cu का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0.34 के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी अज्ञात धातु का SHE के साथ जोड़कर उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। जो Zn होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव -0.76 होता है, और जो कॉपर होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.34 होता है। तो इससे ज्ञात होता है कि अज्ञात इलेक्ट्रोड पर SHE के साथ क्या होता है, अपचयन होता है, और उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो इस पे कौन सी प्रोसेस होगी, जिसका मान धनात्मक होता है उस पर कौन सी प्रोसेस होती है, अपचयन वाली प्रोसेस होती है। और जिसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, उस पर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीकरण वाली प्रोसेस होती है। तो ऑक्सीकरण में मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, और अपचयन में मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड, किसी एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना क्या होता है, असंभव होता है। हम सब जानते हैं कि जो एकल इलेक्ट्रोड विभव होता है, एकल इलेक्ट्रोड विभव का विभव ज्ञात करना क्या होता है, असंभव होता है। अतः किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए
एक ऐसा इलेक्ट्रॉन विभव जोड़ा जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन विभव हमें क्या होता है, ज्ञात होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विभव को क्या कहते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रॉन विभव। क्या कहते हैं उसे, संदर्भ इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो संदर्भ इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, किसी एकल इलेक्ट्रॉन होता है उसका इलेक्ट्रॉन विभव हम क्या करते हैं, जीवी में ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अज्ञात जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है उसे ज्ञात इलेक्ट्रॉन विभव के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ देते हैं, जिसका कि हम जो इलेक्ट्रॉन विभव बनता है उसे क्या कहते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। जो SHE होता है, SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव होता है, जो कि क्या कहलाता है, प्राथमिक, क्या कहलाता है, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रॉन विभव। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव क्या कहलाता है, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रॉन विभव, जिसका कि क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, ज्ञात होता है। कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉन विभव, 0 के बराबर होता है। लेकिन यह कैसा होता है, सुविधाजनक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सुविधाजनक नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। तो दोष, किसी भी इलेक्ट्रॉन में दोष पाया जाना या उसमें गुण पाए जाने, उन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, विशेषता होती है। जैसे इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, तो इसका जो फर्स्ट दोष होता है वो होता है गैस का दाब। गैस का दाब सतत व 1 एटमॉस्फेयर बनाना संभव नहीं है। क्या होता है, फर्स्ट जो गैस का दाब होता है वह सतत व 1 एटमॉस्फेयर बनाना संभव नहीं है। सेकंड होता है जो H+ की सांद्रता इकाई होती है, H+ की सांद्रता इकाई बनाए रखना भी क्या होता है, कठिन होता है। बनाए रखना कठिन होता है। तो ये क्या होते हैं, SHE के क्या होते हैं, दोष होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, गैस का दाब सतत में 1 एटमॉस्फेयर बनाना क्या होता है, संभव नहीं होता है। दूसरी बात, H की सांद्रता इकाई बनाना भी क्या रहता है, कठिन होता है। और तीसरी क्या आता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है कई बार उसमें क्या रह जाती है, हल्की सी अशुद्धियां रह जाती हैं। क्या रह जाती है, हल्की सी अशुद्धियां रह जाती हैं। हल्की सी अशुद्धियां रह जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उसकी मानक परिस्थिति से क्या कर देती है, विचलित कर देती है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है ये क्या होता है, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव होता है। लेकिन जब इसमें क्या पाए गए, ये दोष पाए गए, तो इन दोषों को दूर करने के लिए द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव की क्या की गई, खोज की गई। किसको खोजा गया, द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव को क्या किया गया, खोजा गया। तो जो द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव होते हैं ये क्या होते हैं, सीमाएं, ये क्या इसमें ये सभी सीमाएं क्या होती है, एब्सेंट पाई जाती है। तो इसके कारण इस सीमा को दूर करने के जो द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव का क्या की गई, काम में लिया गया। तो अपने द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव कौन कौन से होते हैं, एक तो जो कैलोमर इलेक्ट्रोड होता है, कौन सा होता है, कैलोमर इलेक्ट्रोड। सेकंड है अपना AgCl इलेक्ट्रोड विभव। एक तो कौन सा कैलोमर इलेक्ट्रोड, दूसरा कौन सा AgCl इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होते हैं, ये कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव, जिसमें कि जो प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव में जो दोष पाए गए ये सभी दोष क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट रहते हैं, जिसके कारण आजकल हम द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव का क्या करते हैं, अधिक
यूज करते हैं। तो ये होता है संदर्भ इलेक्ट्रोड। सब जानते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड। एकल इलेक्ट्रोड का हम क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सके, तो उसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसे हम किसी भी ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव के साथ जोड़ देते हैं, जिसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे मानक जो संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव, प्रारंभिक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव कौन सा होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिसका कि जो संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना 0 होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, बहुत दोष पाए जाते हैं। जैसे गैस का दाब सतत में 1 एटमॉस्फेयर बनाना संभव होता है। सेकंड, H+ की सांद्रता इकाई बनाना भी कठिन होता है। तीसरा होता है इसमें क्या पाई जाती है, अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसके कारण इसके क्या जो होता है, जो अपचयन विभव होता है उसमें क्या हो जाती है, मामूली से परिवर्तन हो जाते हैं। तो इन परिवर्तनों को दूर करने के लिए द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव क्या लिया गया, यूज में लिया गया, जो कि कौन कौन से होते हैं, कैल्विन इलेक्ट्रोड, AgCl इलेक्ट्रोड। तो ये किसके उदाहरण है, द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव के उदाहरण है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अर्धशैल क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो विभव कैसा होता है उसका, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऑक्सीकरण विभव। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सा विभव होता है, ऑक्सीकरण विभव होता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऑक्सीकरण विभव, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कौन सा विभव होता है, अपचयन विभव होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अर्धशैल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कौन सा विभव हो जाता है, ऑक्सीकरण विभव। और कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है तो उस पर अपचयन विभव आ जाता है। तो IUPAC ने यह निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रॉन विभव के मान सदैव अपचयन विभव के रूप में लिखे जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है उसके मान सदैव किस में लिखे जाएंगे, अपचयन विभव में। IUPAC के अनुसार IUPAC ने निर्णय किया कि जो भी इलेक्ट्रॉन विभव होते हैं उसके मान अपचयन विभव के रूप में लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार जो विभिन्न ज्ञात अज्ञात इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात किया गया तथा व्यवस्थित करके एक श्रेणी का क्या किया गया, निर्माण किया गया, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग हो उस पर कौन सा आता है, ऑक्सीकरण विभव होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन विभव होता है। IUPAC ने निर्णय किया था कि इन सभी विभवों को अपचयन विभव के रूप में लिखा जाए। तो इन इलेक्ट्रॉन विभवों को 298 केल्विन ताप पर क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया, और जिससे एक विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण किया गया। इस श्रेणी के अनुसार जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती है उन्हें ऊपर व्यवस्थित किया गया, और जो धातुएं कम क्रियाशील होती है उन्हें नीचे व्यवस्थित किया गया। अर्थात जिन धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है वे ऊपर व्यवस्थित होती है, और जिनकी क्रियाशीलता H2 से क्या होती है, कम होती है, उन्हें नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया। तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को इस प्रकार से क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। इसके बाद आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो क्या होते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या होते हैं, जिन धातुओं का
नेगेटिव जिन धातुओं के अनुप्रयोग, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में जिन, तो क्या होता है, जिन सभी धातुओं का जो अपचयन विभव होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव अपचयन विभव वाली जो धातुएं होती है, जिन धातुओं का क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव अपचयन विभव वाली जो धातु होती है वो कैसी होती है, प्रबल अपचायक होती है। कैसी होती है, प्रबल अपचायक होती है। लेकिन जिन धातुओं का इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव अपचयन विभव क्या होता है, नेगेटिव अपचयन विभव वाली धातुएं कैसी होती है, प्रबल अपचायक होती है। अर्थात जिन इलेक्ट्रॉनों के विभव का मान जितना कम होगा, मान क्या होगा, जितना कम होगा, जितना कम होगा वह इलेक्ट्रॉन विभव उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है। इसी प्रकार जिन इलेक्ट्रॉन विभवों का क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में जिन धातुओं का इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होता है वह धातु उतनी ही प्रबल होती है। और जिन धातुओं का पॉजिटिव अपचयन विभव, पॉजिटिव मान जितना अधिक होता है वो धातुएं क्या होती है, प्रबल ऑक्सीकारक धातुएं होती हैं। कौन सी होती है, प्रबल ऑक्सीकारक धातुएं होती है। जिनका नेगेटिव होता है वो तो कैसी होती है, अपचयन विभव वाली धातु प्रबल अपचायक होती है। और जिनका पॉजिटिव होता है वो कैसी होती है, प्रबल ऑक्सीकारक होती है। तो जो अर्थात जो F होता है, F क्या होता है, प्रबलतक ऑक्सीकारक होता है, जिसका अपचयन विभव प्लस 2.874 होता है। तो ये कैसी धातु होती है, प्रबल ऑक्सीकारक धातु होती है, जिसका जो अपचयन विभव होता है वो कितना होता है, 2.874 के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो आयरन धातु होती है, आयरन धातु होती है वो, आयरन धातु नहीं सॉरी, जो F होता है, F अर्थात जो फ्लोरीन होती है वो क्या होती है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि उसका जो अपचयन विभव होता है वो कितना था, 2.874 होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं में पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर, पॉजिटिव और नेगेटिव विभव के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की अपचायक सामर्थ्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपचायक सामर्थ्य में वृद्धि कैसे होती है, जिसका पॉजिटिव कितना और नेगेटिव कितना, इस आधार पर उनकी क्या होती है, अपचायक सामर्थ्य में वृद्धि होती है। नेगेटिव अपचयन विभव वाली धातुएं होती है जो हाइड्रोजन अम्लों से H2 गैस को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जिनका मान क्या होता है, नेगेटिव अपचयन विभव वाली जो धातुएं होती हैं वो कि जो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, हाइड्रोजन अम्लों से, जो धातु अम्ल होते हैं उसके हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl क्या करती है, उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। और ZnCl2 का निर्माण करती है और H2 गैस क्या हो जाती है, विभुक्त हो जाती है। तो ये क्या करती है, जिसका अपचयन विभव क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसे अपचयन हाइड्रोजन क्या होती है, वो जो हाइड्रोजन धातु होती है उसको क्या करती है, उसके साथ वाले से विमुक्त कर देती है। जैसे FeZn, Zn क्या है, जिंक, Fe, निकल, ये क्या होती है, अधिक अक्रियाशील धातु होती है जो कि हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके आयनों से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। किसका निर्माण कर लेती है, ZnCl2 प्लस H2 का निर्माण कर लेती है। जबकि जो पॉजिटिव अपचयन विभव वाली जो धातुएं होती हैं उनमें इस प्रकार का कोई भी गुण नहीं पाया जाता। अर्थात जैसे हम Cu की रिएक्शन जब HCl के साथ कराएंगे तो इसमें क्या होगी, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये धातुएं क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, जो कि हाइड्रोजन गैस को उसके आयनों से क्या नहीं कर पाती है, विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो धातु होती है उन्हें किस प्रकार से विस्थापित करती है। जो अधिक क्रियाशील होती है वो तो क्या करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, कम वाली उसको विस्थापित नहीं करती। कब्ज अपचयन वाली जो धातु होती हैं
इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, तो ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इसका जो उपयोग होता है वो क्या करने में होता है, मानक विद्युत वाहक बल। इस श्रेणी के द्वारा हम किसी भी धातु का मानक विद्युत वाहक बल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये भी क्या है, इसका अनुप्रयोग है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग में होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के कारण किसी भी धातु का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास सेल रिएक्शन दी हुई है, Zn+2 लवण सेतु के द्वारा उनको जोड़ा गया है, और पहले उस कैथोड पर फिर धातु व्यवस्था, तो इसके द्वारा हम किसी भी धातु का क्या कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी जो रेडॉक्स अभिक्रिया के संभव होने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों से होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे इससे तो क्या करते हैं, मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जब रिएक्शन कैसी हो जाती है, रेडॉक्स अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन, इसमें क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रोड का जो विद्युत विभव होना चाहिए, विद्युत वाहक बल होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसी कंडीशन में हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो इसमें क्या आता है, जिसका अपचयन विभव मतलब सक्रियता श्रेणी के आधार पर जिसका अधिक सक्रियण होता है वो H2 गैस को विस्थापित कर देती है, और जिसका कम होता है वो H2 गैस को विस्थापित नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम जो श्रेणी होती है उसके आधार पर मानक विद्युत वाहक का निर्धारण भी कर सकते हैं, और धातुओं की क्रियाशीलता का भी पता लगा सकते हैं। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उनमें विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सांद्रता शेल। सांद्रता शेल क्या होते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, सांद्रता शेल, जिसे कंसंट्रेशन शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसे, कंसंट्रेशन शेल, सांद्रता शेल। तो सांद्रता शेल कैसे होते हैं, ऐसे विद्युत रासायनिक शेल जिसमें जो दो सॉल्यूशन होते हैं, क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन। ऐसे विद्युत रासायनिक जेल जिसमें दो सॉल्यूशन पाए जाते हैं, उनकी सांद्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सांद्रता कैसी होनी चाहिए, उसकी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। सॉल्यूशनों की जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, वो कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो वो सेल क्या कहलाते हैं, सांद्रता सेल कहलाते हैं। तो जब ऐसे विद्युत रासायनिक सेल जिसमें दो समान विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण, विलयन तो कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनकी सांद्रता क्या होती है, असमान होती है। तो जिसके कारण जो विद्युत वाहक बल का जो प्रवाह होता है वह क्या कहलाता है, सांद्रता शेल कहलाता है। तो किसी भी सेल होता है उसके जो विद्युत वाहक बल का जो निर्धारण होता है, किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका निर्धारण सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य होता है, उसके आधार पर उसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो किसी भी सेल के निर्माण होता है, हम जानते हैं कि सेल के निर्माण के लिए दो इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो ये दोनों रिएक्शन, जब ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, धनात्मक और कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोडों पर जो क्रिया होती है, धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोडों पर जो क्रिया होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। इन दोनों सेलों के
इस होने वाले प्रक्रम से हम भौतिक बल की क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन से विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो जब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल इन भौतिक परिवर्तन से, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके कारण इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि कितने प्रकार के होते हैं, ये सांद्रता सेल होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सांद्रता सेल, मुख्यतः 2 प्रकार के। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल, एक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल, और दूसरे होते हैं विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल, इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल, और दूसरे होते हैं विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। तो सांद्रता सेल क्या होते हैं, ऐसे विद्युत रासायनिक जिनमें दो समान विलयनों की सांद्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। दो सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। तो सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण उसमें विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रवाह होता है, जिसे हम सांद्रता सेल कहते हैं। तो किसी भी सेल के निर्माण के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण उसमें क्या विद्युत वाहक बल का प्रवाह होता है। जो सांद्रता सेल होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल, दूसरा होता है विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। जो इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल होता है और विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल होता है, जो इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल होता है इसमें जो सेल होता है उसमें जो समान इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी जो सांद्रता या सक्रियता होती है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है उसकी सांद्रता या सक्रियता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसका कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके इसके बाद ये यूनिट क्या हुआ, फिनिश होने वाली है। इसमें सिर्फ यही 2 टॉपिक बचे, इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल और विद्युत अपघट्य सांद्रता। इसके बाद जो आएगा, जो विद्युत अपघट्य सेलों के टाइप्स आएंगे उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये यूनिट क्या हो जाएगी आपकी फिनिश। तो इस प्रकार से इस यूनिट में क्या था आपकी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या था, सेल के प्रकार की सेल क्या होते हैं, किस प्रकार से सेलों में ऊष्मा का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसमें 2 एनोड होते हैं, कैथोड एनोड। तो इस प्रकार से जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो मुख्य रूप से किसका प्रभाव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, तो विद्युत धारा को रसायन धारा में किस प्रकार से या रसायन धारा को विद्युत धारा में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है उसका अध्ययन कराती है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल का विस्तृत अध्ययन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।